नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के लास्ट शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फोर्थ शिफ्ट है इसलिए पूरे क्वेश्चन तो मिल नहीं पाते, लेकिन हो सके हमने उतने सब अपने होप से अपने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। एनालिसिस कम ही लोग करवाते हैं फोर्थ शिफ्ट की, क्योंकि क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं, तो जितने मिले उतनी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट की पिच है वो कितने यार्ड की होती है। तो क्रिकेट की पिच है वो 22 यार्ड की होती है। बात करें क्रिकेट की पिच की, तो क्रिकेट की पिच है वो 22 यार्ड यानी 20.12 मीटर लंबी और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ी होती है। दो विकेटों के बीच की दूरी है वो आमतौर पर 20.12 मीटर होती है। विकेटों की ऊंचाई आमतौर पर जमीन से 71.1 सेंटीमीटर ऊपर होती है। एक क्वेश्चन था कि नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नाट्य नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बात करें नाट्य नृत्य के बारे में, तो नाट्य है वो देवनाट्य भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी और मध्य पहाड़ियों में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का मूल निवास है। नाट्य हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। मुख्य रूप से यहाँ के प्रमुख त्योहारों और उत्सव के दौरान किया जाता है। इसकी शैली काफ़ी हद तक श्री कृष्ण और गोपियों के द्वारा किए जाने वाले रासलीला के समान है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका नृत्य शैली है वो काफ़ी हद तक कृष्ण और गोपियों के द्वारा किए जाने वाले रासलीला के समान है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों से संबंधित था। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मौलिक अधिकार दिए हुए थे। आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए थे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 ऐसे अनुच्छेद दिए थे। उनमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद है वो सम्मिलित नहीं है। तो उसमें उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 उसका उत्तर नहीं था। और अनुच्छेद 17 वो मिसमैच था। अनुच्छेद 17 में बात करें तो अनुच्छेद 17 वो अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता और को लागू करना या कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, यानी अस्पष्टता का अंत है वो अनुच्छेद 17 के अनुसार है। तो ये उसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नदियों के उद्गम स्थल से। ये भी मिलान वाला क्वेश्चन था कि प्रमुख नदियाँ दे दी, 4 नदियाँ दी, उनका स्थल पूछा था कि जैसे एक चंबल नदी थी, ऐसे कुछ नदियाँ थी बहुत सारी, तो उनका मिलान था। बताइए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो नदियों के बारे में बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो बात कर लेते हैं कि कुछ नदियों के उद्गम स्थल जो मोस्ट वर्ड पूछी जाती है नदियाँ, वही उन्हीं से क्वेश्चन है, ये बाकी फालतू नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल वो मानसरोवर झील के समीप है स्थित है। युगदुग हिमानी से निकल से इसका उद्गम होता है और इसका संगम वो बंगाल की खाड़ी में होता है। बंगाल की खाड़ी में ये जाकर लास्ट में गिरती है, बांग्लादेश में जाकर। अगला क्वेश्चन है कि अगला नदी है कि सिंधु नदी है, उसकी लंबाई है वो 2880 जो कि भारत में है, वो 709 है और 2171 है वो भारत के बाहर है। इसका उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के समीप स्थित सानुक ख्वाब हिमनद से इसका उद्गम होता है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। अगली नदी है गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2510 से। इसकी ये लंबाई 2071 है वो भारत में, और 439 है वो बांग्लादेश में है। बात करें तो इसका उद्गम स्थल है भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल है देवप्रयाग से इसका होता है उद्गम स्थल, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है सिंधु वो क्या ब्रह्मपुत्र नदी साथ में मिलकर। अगला नदी है चिनाब नदी, इसकी लंबाई 1800, ये वाराणसी दर्रा है जो लाहौल स्पीति सिंधु नदी में जग से इसका उद्गम स्थल होता है। अगली नदी है गोदावरी, इसकी लंबाई है 1465, जो महाराष्ट्र के नासिक के दक्षिण बंगाल की खाड़ी नासिक महाराष्ट्र इसका उद्गम होता है और दक्षिण बंगाल की खाड़ी पश्चिम में 72 किलोमीटर दूर स्थित गांव की पहाड़ी से होता है। अगली नदी है सतलुज है, जिसकी लंबाई है 1440, ये मानसरोवर झील के समीप स्थित है। राक्षस ताल से इसका निर्माण होता है और चिनाब नदी में जाकर मिलती है। अगली नदी है यमुना, जिसकी लंबाई है 1370, यह बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यमुनोत्री हिमानी या हिमनद से इसका उद्गम होता है और ये प्रयाग इस यूपी में है, इलाहाबाद
वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी, जो कि दक्षिण भारत की नदी है। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगली नदी है नर्मदा। नर्मदा है, उसकी लंबाई है 1312 और यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगली नदी है महानदी। इसकी लंबाई है 1057 यानी 1057। यह मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिहवा के समीप निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी या कटक के निकट वहाँ मिल जाती है। ये अगली नदी है घाघरा, जो कि इसकी लंबाई 1080। उसका मत्सातुक हिमानी से इसका उद्गम स्थल है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। यहाँ अगर नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो इन्हीं नदियों में से पूछेगा, क्योंकि ये भारत की प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इनकी लंबाई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। बाकी नदियों की लंबाई है वो 1000 किलोमीटर से कम है। अगला प्रश्न था कि डॉक्टर नहीं, डीपी धार मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, जिसका कार्यकाल जो 5 वर्ष योजना थी वो थी 1974 से 1978 तक। बात करें इसके बारे में तो योजना ने कृषि उत्पाद और रक्षा की आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया था। तो यह कृषि उत्पाद में बढ़ावा करने और उसकी रक्षा करने में ये मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना, जो कि डीपी धार मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न था कि श्रीनिवास है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उनका संबंध है वो मेडोलिन वादक से है, जो कर्नाटक शैली के संबंधित है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 19 जुलाई के पेपर में पूछा गया था, आज फिर पूछ लिया गया है। बात करें के बारे में तो मेडोलिन श्रीनिवास के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीनिवास दक्षिण भारतीय कर्नाटक शैली के एक प्रसिद्ध मेडोलिन वादक हैं। उनका लंबे वक्त से यकृत की बीमारी का इलाज चल रहा था। श्रीनिवास इलेक्ट्रॉनिक मेडोलियन बजाया करते थे। अगला प्रश्न है कि दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। बात करें इसके बारे में तो दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध या 10 राजन युद्ध एक युद्ध था, जिसका उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन था कबड्डी में कौन सी लाइन होती है? कबड्डी की लाइन से कुछ पूछा गया था, तो मुझे लगता है एक उत्तर था इसका कि कबड्डी की लाइन को सीमा रेखा या अंतिम लाइन कहते हैं। बात करें इसके बारे में तो कबड्डी मैट पर 4 आउटर लाइन बने होते हैं, जिसे सीमा रेखा या आउटर लाइन या अंतिम रेखा कहते हैं। नियम के मुताबिक पूरा खेल सीमा रेखा के अंदर खेला जाना चाहिए। आयताकार कोर्ट में एक रेखा खींचकर 2 भागों में बांटा जाता है, जो मैट की सीमा रेखा के समांतर खींची जाती है। प्रत्येक हाफ में मध्य रेखा के समांतर 2 और रेखाएं खींची जाती है। अगला क्वेश्चन था कि बिरजू महाराज ने 2016 में किस मूवी में कोरियोग्राफी की थी? तो ये क्वेश्चन SSC-MTS में पूछा गया था और इसका उत्तर होगा कि बाजीराव मस्तानी का मुहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी है वो बिरजू महाराज ने की थी। और इन्होंने बहुत सी गानों में कोरियोग्राफी की है, बहुत से बॉलीवुड गानों में। जैसे एक फेमस सॉन्ग एक और है, शाहरुख खान की मूवी थी आई थी देवदास 2002 में, उसका गाना था कि काहे छेड़ छेड़ मोहे। इन्होंने माधुरी दीक्षित को ये गाना सिखाया, कोरियोग्राफी की थी, उन्होंने इस गाने पे डांस किया था। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन है, ये मोहे रंग दो लाल और ये काहे छेड़ छेड़ मोहे, ये 2 क्वेश्चन है वो पंडित बिरजू महाराज से पूछी जाएंगी। कोरियोग्राफी तो इसी इन 2 में से पूछ जाएंगे, आप इनको जरूर पढ़ जाइएगा। बात करें बिरजू महाराज के बारे में तो बिरजू महाराज है वो पूर्ण रूप से ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज है, जिनका जीवन काल है वो 1938 से 2022 तक रहा था और उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। वो भारतीय नर्तक कथक विद्या के उस्ताद और कालका विदाधीन घराने के एक प्रमुख प्रतिपादक, लखनऊ के संगीतकार के एक विशिष्ट संगीत शैली खजा करना। तो ये लखनऊ घराने से संबंधित कथक से संबंधित थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 2023 में। एक क्वेश्चन और था कि
इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टूडेंट ने बताया कि 13 पूछा गया, एक ने बताया 15 पूछा गया। तो आपको अगर पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई क्वेश्चन आपको आते हैं और इस हमने एनालाइज नहीं करवाया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, ताकि वो हम PDF में अपलोड कर सके, आपको कोई वो वापस से बेनिफिट मिलेगा। तो बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो नंद किशोर सिंह है, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल में। 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। बात करें 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो वो थे विजय एल केलकर। और वित्त आयोग का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसके बारे में और ज़रूरत तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। यह 5 वर्षों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 280 में मिलता है। और ये इसका गठन है वो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और वर्तमान है वो नंद किशोर सिंह आयोग के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसानों का अनुपात क्या था, तो उसके बारे में बात करें तो इसके अनुसार कुल कार्यबल 47.41 करोड़ अनुमानित है, जिसमें से 33.69 करोड़ ग्रामीण श्रमिक और 13.72 करोड़ है वो शहरी श्रमिक थे। हालांकि कृषि क्षेत्र यानी किसान और खेतिहर मजदूर सहित में संलग्न कार्यबल की हिस्सेदारी 2001 में 58.2% से घटकर 2011 में 54.6% रह गई है। तो 2001 में था आंकड़ा 58.2 और 2011 में है वो 54.6। तो लोगों ने कृषि करनी बंद कर दी है और आगे जो आंकड़ा आएगा उसमें और भी कम होगा। तो दोस्तों ये इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे। सॉरी, ये क्वेश्चन और भूल गया। ये पूछा गया था नागालैंड के नृत्य से संबंधित पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य है वो नागालैंड से संबंधित है। तो नागालैंड के प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य में मोदस, बांस नृत्य, अग्री, सुकुला, तितली नृत्य, अलयूतु, सदर के कई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसालतू, खम्मा, लीम, मयूर नृत्य, मोयनासो, रेगमा, सेट्सा और कुपुई कोचो, सकराई और मोयासाई युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य। तो मुझे लगता है जेलियांग नृत्य अवसर में था, बच्चे ने ऐसे ही बताया था। तो ये थे नागालैंड के प्रमुख नृत्य। वैसे इतने नृत्य याद करने जरूरत नहीं है, ये तो इतने कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इतने कुछ, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और आपको अगर इसका वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये आज का हमारे चार शिफ्ट का एनालिसिस था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एनालिसिस के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।